नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण नियंत्रण में सहायता करना है। वहीं इसी के साथ सीएम धामी ने कनक चौक पर आयोजित कार्यक्रम में ऑटोमेटेड पार्किंग और अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने रेस्क्यू और पुनर्वास वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि यह वाहन आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों में राहत कार्यों को तेज और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। स्टेशन है, वो भी उसी श्रृंखला का एक पार्ट है। तो निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण संरक्षण है वो बढ़ेगा, पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और ये काम जो हमारा धीरे धीरे हम पूरे राज्य के अंदर इसको और तेजी से ले जाएंगे। आज जो 4 जगह पर खुले हैं, आने वाले समय में 11 जगह पर खुलेंगे। प्रेस क्लब भगवानपुर चुनाव प्रक्रिया में नामांकन वापसी का दिन तय था। 3 पदों पर सिर्फ एक नामांकन आया था, जिसके चलते 3 पदों पर निर्विरोध चुनाव हुआ। महासचिव पद पर धीर सिंह, कोषाध्यक्ष पद पर संदीप राठौर एवं ऑडिटर पद पर लियाकत कुरैशी के सामने किसी का कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ। वहीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। अध्यक्ष पद पर आदिल वाना और मुरसलीन अलवी के बीच सीधी चुनाव होना है। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर सुनील कुमार शर्मा उर्फ कुक्कू पंडित और मोहब्बत चौधरी के बीच काफी कड़ी टक्कर देखने की उम्मीद बताई जा रही है। चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए चुनाव समिति अध्यक्ष शमशाद अहमद राहुल ने अपनी कमर कस ली है। नामांकन का वापसी का दिन था, लेकिन 2 पदों पर किसी तरह की कोई पर्चों की वापसी, नामांकन की वापसी नहीं हुई, जिस पर एक अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद पर 24 दिसंबर को चुनाव होना है। और 3 पद ऐसे थे जिसमें महासचिव और कोषाध्यक्ष और ऑडिटर का, जिसमें एक पर्चा आया था, एक नामांकन हुआ था, जिसके सामने कोई पर्चा नहीं था। उसमें एक धीर सिंह जी को महासचिव और कोषाध्यक्ष के लिए संदीप राठौर जी और ऑडिटर के लिए लियाकत जी को चुना गया और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 24 तारीख को मतगणना होनी है, मतदान होना है और मतदान के चलते हम पूरी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराएंगे। उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस लगातार अभियान चला रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है जो युवाओं को नशे के दलदल में धकेलकर मोटी कमाई कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से प्रदेश के सभी पुलिस अफसर को लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने चार्ज संभालने के बाद अब जेलों में इसको लेकर बैठक करने का फैसला किया है। पिछले दिनों उन्होंने हरिद्वार जिले का भ्रमण कर अधिकारियों के साथ कई प्रमुख बिंदुओं को लेकर बैठक की। उन्होंने बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि और सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये हमारा ये पहला भ्रमण था आईजी गढ़वाल के रूप में और वहाँ पर जो सीओज और एसएचओज एसओज की मीटिंग हुई, उसमें एसएसपी हरिद्वार ने उसको प्रेजेंट किया और जो क्राइम स्थिति है उसके बारे में अवगत कराया। जो हमारे 2 विशेष ड्राइव चल रहे हैं, एंटी ड्रग कैंपेन का और एंटी ड्रग उन्मूलन का, ड्रग उन्मूलन की जो चल रहे हैं, उस पर गहनता से विचार विमर्श किया गया
और किस तरीके से जो दोनों अभियान, जो सड़क सुरक्षा और ड्रग रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज जो जनपद में चल रही हैं, उस पर कैसे प्रभावी रूप से काबू पाया जाए, जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री उत्तराखंड सरकार और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 7 दिवसीय वन विकास, औद्योगिक पर्यटन, विकास, किसान और सांस्कृतिक मेला 2024 में प्रतिभाग किया। इस मेले में लगे स्टॉलों का विजिट भी किया गया। वहीं इस दौरे के दौरान उन्होंने 9.57 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया और 2.58 करोड़ रुपए योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं मेले को संबोधित भी किया। हरिद्वार में बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई है और जय श्री राम के जयकारों से शहर गूंज उठा। सनातन संस्कृति पर हमले, धर्मांतरण, लव जिहाद और जनसंख्या वृद्धि जैसे मुद्दों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर बजरंग दल के नेतृत्व में शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई है और वहीं उत्तराखंड के सभी जिलों में आयोजित इस यात्रा का हिस्सा हरिद्वार में भी देखने को मिला है। हजारों की संख्या में लोगों ने यात्रा में भाग लिया। इस दौरान हिंदू समाज ने एकजुटता और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोगी ने वर्तमान में संचालित दोनों अखाड़ा परिषदों के अध्यक्षों को नोटिस भेजकर सभी 13 अखाड़ों के बीच समन्वय बनाने की मांगा है। जहां पर रामानंद आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वर्तमान में अखाड़ा परिषद में 2 भागों में विभाजित है, जिसमें कि संत समाज की छवि धूमिल हो रही है। बाबा हठयोगी ने अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी और श्री महंत रविंद्र पुरी से आग्रह किया है कि प्रयागराज कुंभ को सफल बनाने के लिए सभी 13 अखाड़ों का बैठक की और बैठक में विधिवत चुनाव कराकर नई अखाड़ा परिषद का गठन किया है। ये जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों को जो नोटिस प्रेषित किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि ये दोनों अखाड़ा परिषद भंग हो और नए 13 ही अखाड़ों की सर्वसम्मति से चुनाव हो, क्योंकि इसके कारण समाज में बड़ी आम जनता में संतों की छवि धूमिल हो रही है और कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लालची और लोभी इसके सत्ता के लोभ में आके इस तरह का कार्य करने के लिए कर रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है इनसे कि संतों की छवि को धूमिल नहीं करें। सूचित करना चाहता हूं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर लोगो, मशाल, एंथम और जर्सी की शानदार लॉन्चिंग से उत्तराखंड सरकार ने खेलों के सफल आयोजन की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाया है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभिन्न खेलों के आयोजन स्थलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तराखंड में खेलों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा हमें हर तरह की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की सुविधाएं प्रदान की गई है, जिसका हर खिलाड़ी को पूर्ण लाभ मिल रहा है और हम आशा और विश्वास है कि हम इन राष्ट्रीय खेलों में मेडल टैली में बहुत अच्छा स्थान हासिल करेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, साइकिलिंग, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, वाटर स्पोर्ट्स जैसे कुल 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राज्य की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। नेशनल गेम्स में मेडल जीतने पर प्रदान की जाने वाली राशि को भी 2 गुना कर दिया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलने के साथ
स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान देश भर के खिलाड़ी उत्तराखंड की संस्कृति और खान पान से भी रूबरू हो सकेंगे। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की फिजाएं अब गर्म हो चुकी हैं। राजनीति का खेल अपने पूरे रंग में है। प्रत्याशियों के चलते जो है 40 शतरंज की मोहरों की तरह सजी हुई हैं। तो वही आरोपी की बौछार जो है वो लगातार गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि जसपुर में बसपा प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी ने हाथी पर सवार होकर एक धमाकेदार एंट्री की और उनके मंच से छूटे बयान ने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए। वसीम सिद्दीकी ने किसी पर जमीन बेचकर लोगों के पैसे हड़पने का आरोप लगाया, तो किसी को बिजली चोरी के और दलाली के पोस्टर बॉय करार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीते चुनावी में कुछ लोग अपने कुर्सी बचाने के लिए अपने बच्चों को कागजों पर छिपा गए। आज एक जनसैलाब जो मेरे दोस्तों ने, मेरे बुजुर्ग दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने जो दिखाया है, हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक जो मेरे मंच पे देखा है आपने, वो खुला ऐलान है जसपुर में कि वो मेरे साथ तन मन धन से हर तरीके से तैयार हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। अब वो रुकने वाले नहीं हैं। अब वो दिखाना चाहते हैं कि बहुत हो गई नगर पालिका में भ्रष्टाचारी। अब वो वसीम भाई को लाना चाहते हैं और उनका सबका नारा मेरे साथ है। अब मैं बड़ा खुश हुआ। आज छोटी सी मीटिंग सोचा था मैंने और उन्होंने जनसैलाब दिखा दिया। युवा शक्ति जो होती है वो एक मिसाल बना दी है आज की मीटिंग ने। मैं बड़ा खुश हूँ। खबर देहरादून से है, जहां में कस्तूरी विंटर कौत्सिक का शुभारंभ हुआ है। जहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह की पत्नी गुरमीत कौर ने दीप प्रज्वलित कर किया। जहां कस्तूरी विंटर कौथिक का मुख्य उद्देश्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में गठित समूह द्वारा उत्पादित निर्मित उत्पादों के माध्यम से उत्तराखंड की समूह परंपरा और संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ सीमांत परिवारों के आर्थिक विकास हेतु किया जा रहा है। और महिलाएं खुद को जो है उद्यम से जोड़कर जहां की कृषि उत्पादन, हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग के जरिए उद्यम के क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वहीं संस्था के अध्यक्ष नीलम मोहन ने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक अनोखी पहल की जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के उत्पादकों को एक मंच दिलाना और यहाँ को जो महिलाएं हैं उनके द्वारा विभिन्न कार्यों की प्रदर्शनी के रूप में लोगों तक पहुंचाना है, जिससे कि यहाँ की महिलाओं को एक अच्छी पैकेजिंग के साथ साथ मार्केट में अपने उत्पादकों को बेचने का मौका मिल सके। वहीं प्रदर्शनों में पहुंचे अलग अलग संस्था के लोगों ने भी काफी उत्साह देखने को मिला। ये जो कौथिक है, कस्तूरी एक संस्था है, स्वयंसेवी हमारी एक संस्था है, सामाजिक संगठन है, जो कि IFS अधिकारी जो उत्तराखंड में हैं उनकी वाइफ्स और महिला IFS अधिकारियों का ये एक समाज सेवी संस्था है जिसका नाम कस्तूरी है। तो हमने ये प्रयास किया कि जो हमारे सुदूर जनपदों में वन विभाग या जलागम विभाग द्वारा विभिन्न कृषक संघ हैं, उनके जो उत्पाद हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए। और इस मौके पे हमने, आपने देखिए, आप देख रहे होंगे कि पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक के हमारे कृषक भाई और बहन आए हैं। वो अपने उत्पादों को यहाँ पे उनको हमने किस तरह से हमने उनका क्षमता विकास करा है। इनका थीम तो जो है वो उन लोगों को गांव से ला के अपना एक प्लेटफॉर्म देना है जिसमें कि वो अपना सामान को शोकेस कर सकते हैं। इतनी मेहनत करते हैं। हमारी इंडिया में सबसे बड़ी
कमी है पैकेजिंग की और प्लेस टू शो देयर प्रोडक्ट। बट इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, सोशल कॉज पे काम किया है कि उन लोगों को गांव-गांव से बुलाया है और स्पेस दिया है कि जहां वो अपना सामान को। ये इस तरह के कार्यक्रम मुझे ऐसे लगता है कि हम जैसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जिनका इनिशिएशन हो रहा है और जिनको ऐसा प्लेटफॉर्म की हमेशा आवश्यकता होती है, ये हम लोगों के आजीविका संवर्धन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा और इस तरह के कार्यक्रम हम इच्छुक हैं कि और भी आगे होते रहें। रायपुर में चल रहा PRSI का राष्ट्रीय अधिवेशन पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के देहरादून चैप्टर ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का सम्मान किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री को केदारनाथ का प्रतीक चिन्ह, ब्रह्म कमल की टोपी और उत्तराखंड के विकास पर आधारित पुस्तिका भेंट की गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 20 से 23 दिसंबर तक PRSI का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। देहरादून चैप्टर के सदस्य भी इस अधिवेशन में प्रतिभाग कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सम्मान के लिए PRSI को आभार व्यक्त किया और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की सराहना भी की है। उन्होंने उत्तराखंड में बिताए गए दिनों को याद करते हुए साझा करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रति हर देशवासी के मन में जो है अपार श्रद्धा है और इसी के साथ साथ कार्यालय में उत्तराखंड के विकास कार्यों पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। बोर्ड को SDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओ। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर, लोगो, मशाल, एंथम और जर्सी की शानदार लॉन्चिंग से उत्तराखंड सरकार ने खेलों के सफल आयोजन की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाया है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभिन्न खेलों के आयोजन स्थलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तराखंड में खेलों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा हमें हर तरह की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की सुविधाएं प्रदान की गई है, जिसका हर खिलाड़ी को पूर्ण लाभ मिल रहा है और हम आशा और विश्वास है कि हम इन राष्ट्रीय खेलों में मेडल टैली में बहुत अच्छा स्थान हासिल करेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, साइकिलिंग, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, वाटर स्पोर्ट्स जैसे कुल 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राज्य की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। नेशनल गेम्स में मेडल जीतने पर प्रदान की जाने वाली राशि को भी 2 गुना कर दिया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलने के साथ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान देश भर के खिलाड़ी उत्तराखंड की संस्कृति और खान पान से भी रूबरू हो सकेंगे। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को SDHMR समझ ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। यात्रा में चुनौतियां जरूर है, लेकिन उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर भी लगातार खाका तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर
शीतकालीन यात्रा में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात करके यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है और इसकी जानकारी देते हुए आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने बताया कि शीतकाल के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिलती है, जिससे कई मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि शीतकालीन यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो हमारी जो शीतकालीन यात्रा जो है वो सुरक्षित हो और आने वाले श्रद्धालु यहाँ पे आए, अपना तीर्थाटन करें और उसके बाद में एक सुखद अनुभव लेके जाएं। ये उत्तराखंड पुलिस का मोटो है और इसी मोटो के साथ हम अब काम कर रहे हैं। विशेषकर इसमें ट्रैफिक प्लान भी डिस्कस किया गया है। मेरी कल डायरेक्टर ट्रैफिक के साथ में मीटिंग हुई जिसमें हमने ये विचार विमर्श किया कि किस तरीके से ऑल्टरनेट रूट्स जो हैं उसको बनाया जाए, तो उसमें भी वर्क ऑन चल रहा है। तो वहीं नराड़ बगड़ परखाल चोपता मोटर मार्ग पर पिंडर नदी के ऊपर नराड़ बगड़ में बने जो है मोटर पुल के मरम्मत कार्य के दौरान पुल को पूर्णतः बंद रखने के लिए प्रशासन ने एक बड़ी बैठक बुलाई। बता दें 24 दिसंबर को विकास भवन सभागार में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नेताओं, व्यापारियों और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त बैठक हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि नराड़ बगड़ में पिंडर नदी के ऊपर परखाल चोपता मोटर मार्ग पर बना है 84 मीटर लौह मीटर पुल जो है बीते 2 वर्षों से भारी वाहनों की वजह से आवागमन के लिए असुरक्षित बना हुआ है, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने लगातार पुल को सुरक्षित बनाए जाने की मांग भी उठाई और वही जनता की मांग पर बीच बीच में इस पुल पर जो है लोनवी की तरफ से आंशिक मरम्मत कार्य तो किए गए, लेकिन वह भी भारी वाहनों के आवागमन के लिए नाकाम साबित हुआ। वही मरम्मत कार्य को शुरू करने के लिए जिलाधिकारी ने 20 दिसंबर से 3 माह तक वाहनों की आवाजाही के लिए पुल को बंद करने की अनुमति मांगी थी और ऐसे तमाम समस्याओं को देखते हुए 24 दिसंबर को बैठक आहूत की गई है। तहसीलदार दिगंबर रनेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों और व्यापारियों की बैठक की सूचना से अवगत करा दिया गया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी शीतकाल चारधाम यात्रा समाप्त कर हरिद्वार लौट चुके हैं, जिसके बाद शंकराचार्य ने सभी से चारधामों के गद्यस्थल पर जाकर दर्शन करने के संदेश दिए हैं। वहीं नमामि गंगे घाट पर पहुंचकर शंकराचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ठंड के मौसम के पहाड़ी पर मैदानों की तुलना में ज्यादा गर्म होती है और उनका मानना है कि लोगों को शीतकाल में भी हिमालय पर जाना चाहिए। आगामी प्रयागराज कुंभ से पहले अखाड़ा परिषद में बने जो है मच्छी बवाल पर उन्होंने कहा कि इससे कुंभ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा लाए जा रहे यूसीसी कानून और मदरसों की जांच पर उन्होंने सीएम धामी की पीठ थपथपाई और कहा कि बिना किसी राजनीति की कार्रवाई होनी चाहिए। अखाड़े का मतलब ही होता है जो आजमाइश होती रहे, जहाँ लड़ाई भिड़ाई होती रहे, तो ये लड़ाई भिड़ाई होती रहती है, लेकिन बहुत अच्छे से कुंभ होगा, कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं। 2 फाड़ हो जाएं, लेकिन जब स्नान का समय आएगा, यही तो हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि हम लोगों को जो देखने वाले लोग हैं उनकी दृष्टि में अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जब मौका आता है सब एक हो जाते हैं। कुंभ जो है वो बाकी सब अलग उसका महात्म्य है धार्मिक, लेकिन सांस्कृतिक सामाजिक महत्व उसका ये है कि सनातन धर्मियों की जो एकता है वो कुंभ में दिखाई देती है। जाति में, वर्ण में, इसमें उसमें बटे हुए जो सनातन धर्मी हैं वो कुंभ में एकाकार होते हैं। और हम संत महंत अलग अलग अखाड़े हैं, हमारे अलग अलग हमारे संप्रदाय हैं, अलग अलग हमारे दर्शन हैं, लेकिन कुंभ में सब हम एक हो जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ